तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बड़े से बड़े माइल्स की जो जर्नी होती है वो एक पहले कदम से शुरू होती है। जीवन में अगर आप बहुत लंबी यात्रा पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा वो एक पहला कदम था जो मैंने कभी जीवन में उठाया, जिसकी वजह से आज मैं इतना लंबा सफर तय कर पाया हूं। तो आज बच्चों, इसी एक लंबे सफर के पहले कदम की बात करेंगे उस बच्चे के साथ जिसने आपको ही नहीं, हमको ही नहीं, पूरे देश का स्वाभिमान नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है। मैं यहाँ पे किसी और की बात नहीं कर रहा, आप सब लोग जानते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिद्धेश, जो कि हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में इस साल लहरा कर आया है और गोल्ड मेडल पिछले साल ही नहीं बल्कि इस साल भी आईपीएचओ में लाके उसने अपना ही नहीं पूरे देश का स्वाभिमान इस दुनिया में ऊपर किया है। तो डायरेक्टली आज बात करते हैं। रिद्धेश बेटा डायरेक्टली हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हेलो। आईआईटी बॉम्बे के रूम से, जो बच्चों का ड्रीम कॉलेज रहता है, और वहां से डायरेक्ट आज रिद्धेश हमारे साथ जुड़ा है आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो रिद्धेश, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। हेलो, थैंक यू सर। तो रिद्धेश, सबसे पहले तो यार थोड़ा बताओ यार, अभी जैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब कुछ हुआ है, तुम आईआईटी बॉम्बे गए हो, तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि अभी जस्ट आईआईटी बॉम्बे जाने की इमीडिएट फीलिंग क्या है, कैसा महसूस हो रहा है? मतलब वैसे तो ठीक है, अच्छा लग रहा है बहुत कि चलो 4 साल के लिए अभी अगला मतलब एक प्लेस सेट है, अभी कहीं और जाना नहीं है। बट थोड़ा बहुत ओवरवेल्म भी फील हो रहा है और एक्साइटमेंट भी है साथ में। नहीं नहीं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बड़ी अच्छी रिद्धेश ने एक बात की है कि 4 साल कहीं और जाना नहीं है, लेकिन हाँ, एक एक्साइटमेंट जरूर है कि एक नई यात्रा की जो है वो शुरुआत हो रही है। रिद्धेश, आज मैं ना आपसे थोड़ा सा आपकी 4 कदम पीछे जाकर थोड़ा सा आपसे वो सारी आपकी जर्नी को जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा कि कैसे आप बेटा वो हासिल कर पाए जिसका सपना बच्चा ही नहीं देश भी देखता है। मतलब ये कंट्री लेवल की अचीवमेंट है, देश भी चाहता है कि उसका जो एकेडमिक्स के अंदर जो नाम है थोड़ा और ऊपर आए। और इस बार तो चलो वी आर लकी इनफ कि हमारे 5 गोल्ड मेडल जो थे फिजिक्स के हमारे देश के नाम हुए। मैं थोड़ा सा आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूंगा जिससे आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बेटा शेयर करिएगा। मेरा सबसे पहला सवाल रिद्धेश आपसे ये है कि ये जो फिजिक्स के प्रति प्यार है, ये नेचुरल था या कोई लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ जिससे ये प्यार आपका डेवलप हो गया? मतलब नेचुरल तो डिपेंड करता है कैसे कह रहे हैं। जैसे ऐसे तो था कि ठीक है, फिजिक्स साइंस और मैथ ओवरऑल मतलब पसंद भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगता था, क्यूरियोसिटी वगैरह टाइप से। बट फिजिक्स स्पेसिफिकली तो तभी था लाइक जब यूट्यूब पे वगैरह देखा था मैंने वीडियोस वगैरह के। एंड देन चंदन सर जब से पढ़ा रहे थे तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मतलब डेवलप हुआ था, क्योंकि तभी पहली बार मैंने पढ़ी भी थी फिजिक्स, जो 11th-12th करिकुलम होता है। और फिर मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे बट फिजिक्स में थोड़ा रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि चलो ये थोड़ा ज़्यादा रिगरस लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो वही। ओके। तो फिजिक्स में थोड़ा सा वैसे प्यार अंदर से, मतलब वो अलग थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया था उस टाइम पे। हम्म। अच्छा, तो मैं रिद्धेश अगर थोड़ा सा आपसे ये जानूं कि ऐसी कौन सी क्लास थी जहां पे आपने ये डिसाइड लिया कि नहीं, मुझे फिजिक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा और एनर्जी लगानी है, मतलब ये कि ये जो फीलिंग और स्ट्रांग कैसे हुई फिजिक्स के प्रति, व्हाट वाज दैट क्लास, और कौन सा साल था जब आपको लगा कि नहीं यार ये वो सब्जेक्ट है जिसपे मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहूंगा? तो जैसे मैं वो आरएम बैच के अंदर था, 10th के अंदर। उसके अंदर ओके। वही है कि मेनली सारे ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक पॉइंट के बाद वैसा हो गया था कि एक तो दिस इज नॉट इनफ कि इससे ज्यादा भी और कुछ कर सकते हैं, टाइम बच रहा है तो। एंड सेकंड मतलब वही था कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिजिक्स ही पढ़ लेते हैं। और ओवरऑल मतलब चंदन सर भी अपने लेक्चर्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बताते रहते थे, क्विज क्वेश्चंस वगैरह चलते रहते थे। तो उससे वो इंटरेस्ट डेवलप होके फिर धीरे धीरे मैं कॉम्पिटिटिवली सॉल्व करने लग गया। और फिर एनएससीपी वगैरह के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि यही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है तो बढ़िया। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं यहाँ पे बच्चों को बता दूं, रिद्धेश जिस आरएम बैच की बात कर रहा है, तो आरएम बैच हमारा एनएससीजीएस का बैच है। तो रिद्धेश ने अपनी तैयारी एनएससीजीएस बैच से स्टार्ट की। वहां पे एनएससीजीएस में सभी सब्जेक्ट्स आते हैं और वहां पे देन ही रियलाइज कि नहीं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर थोड़ा ज्यादा और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। राइट रिद्धेश?
अच्छा रितेश, मेरे को ना बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं, यूट्यूब पे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन है, ये क्या एक एवरेज बच्चे को भी करनी चाहिए, कि ये सिर्फ टॉपर्स की दुनिया ही है, कि सिर्फ जो टॉपर्स हैं वही करें, मतलब जो देश के 5-10 बच्चे टॉप के हैं, कि सबको इस प्रिपरेशन को करना चाहिए, उसमें कुछ उनका फायदा है? इन माय ओपिनियन सबको करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि टीम में 5 लोग ही होने वाले हैं एट द एंड, बट उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पता चलती है कि एक तो आपको एक्सपोजर मिल जाता है बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स का उस सब्जेक्ट में। सेकंड इज कि आपको एक, मतलब वही है कि सोचने का तरीका पता चल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल। उसके अलावा आपको एक वो चैलेंज मिलता है, बेसिकली लेट यू ट्राई द चैलेंज, बिकॉज जेई इट्स समथिंग विच इज लाइक ओके, इट्स इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी रिपीटेटिव एंड डिपेंड्स ऑन ग्रिट वर्क, यू नो। इट्स नॉट एज चैलेंजिंग टू द माइंड एज वन कैन हैंडल। तो आई फील कि उससे ट्राई तो देना चाहिए ओलंपियाड को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपको ये होता है इन जनरल, एक एक्सपोजर मिलता है एक्स्ट्रा। वेरी 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 वेल सेड रिद्धेश। और मुझे रिद्धेश याद आ रहा है, तुम्हारे साथ साथ जैसे इस प्रिपरेशन में और भी कुछ बच्चे, जैसे नवोनिल था, ओजस था, तो बहुत अच्छी आपने बात की कि सभी बच्चे हो सकते हैं सेकंड से थर्ड से तक ना भी जा पाए, लेकिन इवेंचुअली प्रिपरेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आपके बाकी जो अगर कुछ और टारगेट्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो वो हेल्प आपकी होती है। जैसे मैं देख रहा था कि नवोनिल, ओजस, अगर इनकी सेकंड स्टेज नहीं भी क्लियर हुई, बट दे स्कोर वेरी गुड रैंक इन जेई एडवांस। आई या गेस ये नवनिल भी आपके पास वहीं पे होगा, 22 रैंक उसका शायद जेई एडवांस में आया है इस साल। एंड ओजस आई गेस 121 रैंक, राइट? ओके। तो देश, एक चीज मैं और थोड़ी जानना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली जब जब हम ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया जिन पे, और आपको लगा कि वो इन्वेस्टमेंट मुझे मेरे फाइनली जेई एडवांस के अंदर भी पेपर्स को सॉल्व करने में हेल्प मिली? तो कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप बता पाएंगे, कुछ टॉपिक्स जिसपे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपको ओवरऑल बेनिफिट मिला पूरी आपकी सक्सेस में? फिजिक्स में मेजरली मतलब वैसा होता है कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी कुछ पढ़ाई जाती है जेई में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो थ्योरी एक तो उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें बहुत सारे अजम्पशंस मानने पड़ते हैं आपको। आप लाइक यू हैव टू ट्रस्ट द थिंग कि ठीक है ये सही है, फिर क्वेश्चंस बस सॉल्व करने हैं, या फिर एक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आती जिससे यू कैन डील विथ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लेट्स से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सरफेस टेंशन हो गया, और राइट। इन जनरल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट हो गया। सो वो जो पार्ट्स है उसमें आप जब डेप्थ में पढ़ते हो तो उससे एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, दैट लीड्स टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्योंकि यू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देन। ओके। वेरी 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 नाइसली सेड रिद्धेश। और मैं जैसे अगर अगर हम वेटेज वाइज भी, अगर हम कई सालों की अगर वेटेज निकालें एनएससीपी की भी, इंटरेस्टिंग चीज निकल के ये आती है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैकेनिक्स, दे आर वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स, राइट रिद्धेश? Yeah. And the best part about of JEE Main, JEE Advanced, that they in those exams also, electrodynamics and mechanics, they're also very high Yeah. weightage. The So weightage pattern of NSCP and mains and advanced pretty similar actually overall, all the chapters. all the chapters, और वो I guess pattern, if you say that, वो जो NSEP के जो 12 क्वेश्चन आते हैं आपके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, आई Yeah. थिंक वो एडवांस के जो मल्टीपल्स आते हैं उनके साथ काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, और उसी स्पिरिट पे इनको डेवलप किया जाता Yeah. है फॉर गुड क्वेश्चन, नॉट इजी वंस, द गुड वंस। Yeah. ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक सवाल ना मेरा थोड़ा और थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला है रिद्धेश। ये चलो जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने बात की, जिसने थोड़ा फिजिक्स में आपको बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हेल्प की, एक ना कई बार बच्चे पूछते हैं सर, कौन सा ऐसा कोई पहला टॉपिक होता है लाइफ का, फिजिक्स का, जो एक बच्चे को क्लिक करता है और उससे उसको लगता है मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा? तो कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक दिल के करीब कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने किया और फिर फिजिक्स में आगे वो कारवां बहुत बड़ा नेक्स्ट लेवल पे, मतलब इनिशियल कौन सी ऐसी कोई चीज थी, मैकेनिक्स थी या कुछ और था, जिसने फिजिक्स को थोड़ा एक और अलग लेवल का प्यार और टेंजेंट को डायरेक्शन दी? कुछ ऐसा आता है दिमाग में, कोई कोई इमेज? मतलब हमने जब लाइक बैच में स्टार्ट किया था तब रे ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से किया था, क्योंकि वो 10th में भी होती है।
बट आई थिंक कि वो जो एक इंटरेस्ट होता है, लाइक जो कोर फिजिक्स का फील आती है, वो आई थिंक मैकेनिक्स से ही आती है, मतलब मुझे तो पर्सनली। सो आई फील कि मैकेनिक्स में बेसिकली जब न्यूटन्स लॉ या फिर उसके आगे रोटेशन तक जब जाते हैं वो सारे चैप्टर्स, दे जी। लाइक फील द कोर ऑफ द फिजिक्स एट द स्टार्ट एटलीस्ट। एंड देन उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो ऐसा लगता है कि ओके, फिजिक्स सीम्स समथिंग व्हिच इज फन। ग्रेट बेटा, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मतलब वो मुझे याद है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑप्टिक्स से बहुत इंस्पायर होते हैं 10th क्लास में। यहीं पे रिदेश मेरा एक अगला सवाल भी है कि लाइक यू हैव डन प्रिपरेशन इन आरएम बैच 9th क्लास के अंदर, फिर तुम 10th में डेफिनेटली तुम और एसोसिएट हुए और वेदांतु पे तुमने अपनी जर्नी आगे शुरू की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैं 9th क्लास में हूँ या मैं 10th क्लास में हूँ, क्या मुझे एनएसीपी या ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तैयारी तो करनी चाहिए, आई वुड से, प्रीटी श्योर, बिकॉज again the thing is that at the end if you are going to do JEE or NEET, it is going to help for sure, because as we said the weightage is pretty similar, the syllabus is pretty similar. So मुझे लगता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, देन दे कैन आल्सो फोकस ऑन बेसिक्स मोर देन कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम के जगह पे अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं चीजों को। वेरी नाइस। मतलब 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, अगर कोई ये बच्चा वीडियो देख रहा है तो अकॉर्डिंग टू रिदेश 100% मतलब उसको तैयारी कर ही देनी चाहिए। और अगर 11th वाला कोई बच्चा देख रहा है तो भाई आपको तो अब तो भागना चाहिए, आपको भी वेट नहीं करनी चाहिए। राइट रिदेश। रिदेश, मेरा एक सवाल बेटा आपसे और है। थोड़ा सा मैं अब आपके साथ ना वेदांतु की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। We know that you started with first our in our NSCGS program in Aram batch, then definitely आपकी NSCP की प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू हुई, और then eventually ये हमें भी रियलाइज हुआ that your physics is very very good, और डायरेक्टली फिर आपके ऊपर पर्सनलाइज्ड काम चंदन सर ने करना शुरू कर दिया ताकि आप आगे और हायर स्टेजेस के लिए, INPHO के लिए आगे तैयार कर पाए। एम आई राइट जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सत्य है? या ठीक है। तो बेटा आप वेदांतु पे जो भी अब आपका टाइम बिता है, ये पूरी जर्नी को जब आप पलट के देखते हो तो कैसे आप इसे कुछ शब्दों में अपने बच्चों को यहाँ पे बताना चाहेंगे? आराम से टाइम लेके, है ना, जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबली आप बताइए। मतलब जर्नी बतानी है चाहिए। हाँ जी बेटा। जर्नी बतानी है एसेंशियली हमें। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनरली मतलब वेदांतों की जर्नी कैसे, मतलब आपको सुबह होमवर्क मिला, कंटेंट मिला, एंड व्हेन यू फील दिस थिंग कि ये कंटेंट कैसे अलग था, कैसे इसने आपको हेल्प की, जो भी चंदन सर की जो मेहनत थी, है ना, जो भी, इफ यू वॉट एवर यू फील लाइक दैट हैज कंट्रीब्यूटेड एंड हेल्प यू टू अचीव दिस, मतलब जो भी जर्नी के बारे में, क्या वो दिन थे, कोई लो टाइम आया, कुछ भी, मतलब एनीथिंग इफ यू वांट टू, यू फील दैट हाँ यार ये अच्छा पार्ट था जर्नी का, ये थोड़ा लो टाइम था, चंदन सर ने मुझे संभाल लिया, इमोशनल, प्रैक्टिकल, जो भी तेरे मन में आए, कोई टेंशन नहीं। सो वही है कि जब स्टार्ट किया था तो पहले तो वैसे ही रहता था कि क्लासेस होती थी जो भी है, 1 1.5 घंटे की, उसके अंदर जो भी पढ़ाते थे वो साथ में बीच में क्विज वगैरह होती थी क्लास के अंदर। एंड क्लास के बाद में फिर बेसिकली जो स्लाइड्स होती है क्लास की, उसके अंदर ही क्वेश्चंस रहते थे बहुत सारे, तो उसे अगली क्लास तक करके आना होता है। वो इंटरेस्टिंग होते हैं, अलग अलग बुक से होते थे। एंड उसी के साथ होता है कि जो आज ही पढ़ा है वही रिवाइज भी हो जाता है, और अगर उसमें कुछ डाउट है, नहीं समझा है अच्छे से, तो वो अगले दिन फिर क्लियर हो जाता है बेसिकली। मतलब वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा था मुझे तो पर्सनली। और उसके अंदर एक वो था कि जो क्वेश्चन रहते थे वो प्राइमरीली 2 या 3 बुक से रहते थे। तो जब हमारा काइंड ऑफ सिलेबस हो गया था तब एसेंशियली हमने फिल्टर्ड तरीके से 2 या 3 किताबें कर ली थी सॉल्व। सो वैसे कोई दिक्कत नहीं रहती थी कि अभी थियोरी हो गई है तो अभी अलग से सॉल्विंग करनी है, वो साथ ही साथ हो जाता था। um, जब जेई का सिलेबस काइंड ऑफ हो रहा था फिर वी स्टार्टेड द ओलंपियाड प्रिपरेशन। एंड उसके अंदर वी वर लाइक कि सर यूज्ड टू गिव अस फर्स्ट कोई थियोरी हैंड आउट हो गया कि ये चीज इस बुक से पढ़ लो, या फिर उन्होंने खुद से लिखी होगी थियोरी कहीं से तो वो पढ़ लो। और वो लेक्चर्स ले लेते थे।
उसके अंदर थियोरी पढ़ाते थे जो भी जेई प्लस मतलब ओलंपियाड रिलेवेंट थियोरी है। एंड देन उसके बाद में प्रॉब्लम सेट्स देते थे फ्रॉम डिफरेंट ओलंपियाड्स और फ्रॉम क्वेश्चंस जो उन्होंने बनाए हो या व्हाटएवर फ्रॉम राइट। डिफरेंट बुक्स। एंड देन वो हमें करने होते फॉर व्हाटएवर डेडलाइंस, एंड ये ग्रुप में चलता था, हम जो भी बच्चे प्रेप करते थे। ऑब्वियसली इसके अंदर वैसा होता था कि सारे क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब एट मैक्स 80% क्वेश्चंस बन जाते थे, बचे हुए हम्म। फिर डाउट पूछना पड़ता है। बट वही है कि धीरे धीरे फिर टॉपिक बाय टॉपिक सीखते जाते हैं। इवन छोटे से छोटे टॉपिक हो गए कि स्पेसिफिकली हम्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लेट्स से उसके हम्म। ऊपर भी 15-20 क्वेश्चन है अलग अलग डोमेन के अंदर। सो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो छूट गई थी सिलेबस बिफोर INPHO, लेट्स से कि जो आ सकती है एग्जाम में लेकिन हमने देखी नहीं है, काइंड ऑफ। एंड इट्स नॉट कि एग्जॉस्टिवली चीजें खत्म कर रहे, इट्स लाइक विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम पहले पढ़ भी रहे एंड देन कुछ से सॉल्व कर रहे हैं। सो इट्स नॉट कि जस्ट हम्म। हमने पढ़ लिया एंड देन वी डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट वी नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वैसा कुछ नहीं है। हम्म। एंड ऑब्वियसली बीच में वैसा होता था कि मैं पीयर्स के साथ कर रहा हूँ सॉल्व, तो कई बार होता था कि उनके शीट्स लाइक 1-2 दिन पहले हो जाते थे, मेरा जब भी हो रहा है उससे मेरा लेट हो जाता था, तो उसकी वजह से डिस्कशन भी आगे हो जाता था। बट देन सर ठीक है बता देते थे डाउट्स अच्छे से, एंड उसके बाद फिर मेनली कॉन्फिडेंस आ जाता था। अगर वैसा होता है कि अभी भी नहीं समझा है तो फिर कुछ और क्वेश्चंस दे देते थे वो कि अभी ये ट्राई कर लो अगर और प्रैक्टिस चाहिए तो। बट राइट। वी कैन मूव ऑन अनलेस वी वांट मूव ऑन अनलेस लाइक वी आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी थी। सो राइट। ओवरऑल वही करते चले गए, तो ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स जो होती है जो जनरली इग्नोर हो जाता है, हम्म। डिटेल्स होती है, वो सारे कवर करते गए, तो काइंड ऑफ एसेंशियली हो गया था बहुत सारा सिलेबस। तो थैंक यू सो मच रिदेश, बड़ा अच्छे से डिटेल में आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं रिदेश की इस पूरी जो जर्नी वो बता रहा था उसमें दो तीन बातें यहाँ बच्चों को एक बार हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ। रिदेश हिमसेल्फ हैज सेड कि इतना ज्यादा अंदर डिग इन कर लिया था कि INPHO में जब वो एग्जाम लिख रहे थे तो कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग दिखा ही नहीं जो कुछ एग्जिस्ट करता होगा। राइट रिदेश? यप। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है, INPHO में हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर है ना जो है वो रिदेश ने स्टैब्लिश किया है। आई गेस रिदेश कितना INPHO का एग्जैक्ट स्कोर आप ही बताओ बच्चों को आपका आया था? 70.5 आउट ऑफ 75। 70.5 आउट ऑफ 75। ये बोर्ड्स के नंबर नहीं है, ये स्कूल के नंबर नहीं है, ये एडवांस के नंबर नहीं है। INPHO जो कि वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना गया है, उसके अंदर 70 मार्क्स आउट ऑफ 70.75, ये हिस्ट्री का हाईएस्ट एक रिकॉर्ड भी कीर्तिमान इस बार रिदेश ने सेटअप किया है। रिदेश अगर मैं ये बात कहूं, मुझे बता रहा है मैं सही हूं या गलत हूं या मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं, मतलब हम इस चीज को यहाँ पे बहुत प्राउडली बोलते हैं कि वेदांतु में स्पेशली अगर मैं बात करूं, देखो आपको इनिशियल स्टेजेस की तैयारी आप खुद भी करते हैं, आपको बहुत जगह मिलती भी है, लेकिन एक होता है ना कि पूरी ओलंपियाड की एंड टू एंड जर्नी, आखिरी स्टेज तक का जो एक्सपर्टीज है, जो कंटेंट की रिसर्च है, जिस लेवल पे वेदांतु वो एफर्ट डालता है, आई वेरी प्राउडली से दिस थिंग, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज काइंडली द बेस्ट इन द कंट्री। सो डू यू एग्री विद दिस? I do agree. I surely agree on that. कि स्पेशली ओलंपियाड्स की अगर मैं बात करूं तो इस लेवल की जो पॉलिशिंग है वो जो वेदांतु करेगा वो कहीं और मुश्किल है। तो मैं सही कह रहा हाँ, हूँ? for sure. Because like I've met a lot of people in Olympiad, राइट। and I feel कि yes, that is true. दैट इज ट्रू। चलो थैंक यू सो मच रिदेश, आपने बड़ी जर्नी अपनी बड़े अच्छे से बताई है। अब कुछ छोटे छोटे दो चार सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। रिदेश, अगर कोई भी बच्चा इस वक्त अगर आपको देख रहा है और 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर है या 11th क्लास के अंदर भी है, कोई एक खास चीज जो आपको लगता है मैं उन्हें कहूं जिससे उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आए कि वो इस प्रिपरेशन को करके कुछ और भी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू देम? अम, मतलब देखो मैं वैसा हूँ कि मुझे जो मोटिवेशनल कोट बता दो तो मैं उतना मोटिवेट होऊंगा नहीं पर्सनली। मतलब वो वैसा है कि एक इंटरनल फायर होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वुड से कि जस्ट लुक एट द फैक्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ यू pick the list of people who qualified INPHO, INCHO, INAO, INBO, जो whatever, उनके सबके नाम नोट डाउन करो, किसी भी एक साल को पकड़ लो, इस साल को ही पकड़ लो, लेट्स से। देन पिक अप जेई एडवांस के टॉप रैंकर्स
एंड जेई मेंस के भी मान सकते हो, नीट के भी मान सकते हो इफ यू आर आईएनबीओ एस्पिरेंट, and just compare the number of people you find common in them. And let's take like top 50, 100 or 200, whatever you want in JEE Advanced, and just compare the names in that, and you will get your answer. I mean, you will get कि अगर तुम वो prep करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है. And it's not just कि let's say you have to qualify the second stage to be at that level. Uh, you can look at those people if they qualified in their class 11. Most probably they did not. Because 11th में second stage qualify करना is relatively harder. So, but they still did it in 12th because they grew मतलब उनके level बढ़ी है उसके साथ. And then obviously JEE के अंदर भी उन्होंने फोड़ा है. And it's like it is facts. You can check that for multiple years if you want. It is true. So yeah. ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू रिदेश, बहुत अच्छे से आपने, आई एम वेरी श्योर आपने बोला कि अंदर फायर होनी चाहिए, लेकिन कई बार शब्दों की जो फायर होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, तो आपके जो शब्द हैं ये डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रेरित भी करेंगे। एक रिदेश में जरूर बात यहाँ पे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे चलो जो कंटेंट है, आपने बोला कि कंटेंट आपने बहुत किया, बहुत तरह का वैरायटी का एक्सपोजर आपको मिला, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉक टेस्ट के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। मॉक टेस्ट जो भी आपने वेदांतु पे दिए हैं, जो भी आप प्रिपरेशन में कर रहे हो, आप डेफिनेटली कुछ ऑल्टरनेट वीक्स या आफ्टर 3 वीक्स आप मॉक टेस्ट जो आपके वेदांतु पे हुआ करते थे, तो मॉक टेस्ट ने कैसे आपका, एक तो क्या इनकी इंपॉर्टेंस रही आपकी प्रिपरेशन में, एंड लाइक हाउ यू टुक देम इन योर प्रिपरेशन? So major like let's start with NSCP. तो NSCP में the thing is that you are not fighting with physics or concepts, you are fighting with speed. ये like मैंने पहले भी बोला हुआ है एक बार. And it's very important that you get good speed considering very good accuracy. क्योंकि accuracy नहीं है तो फिर negative marking is going to get your marks. So उसी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें मॉक्स देने पड़ेंगे. मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए थे एनएससीपी के पहले, अराउंड 45-50 इश, एंड उसमें से कुछ पार्ट थे एंड मेनली 30 इश काइंड ऑफ वेयर फुल टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट. एंड देन फॉर आईएनपीएचओ फॉर एग्जांपल मैंने अराउंड वही 35-40 मॉक्स दिए थे, सब्जेक्टिव वंस, जो चंदन सर ने चेक किए थे. देन उस पर डिस्कशंस होते थे हमारे बहुत ज़्यादा कि इस तरह से लिखना चाहिए था या फिर ये गलती हुई या री इंटरप्रिटेशन गलत हो गया प्रॉब्लम का. इवन एनएससीपी के अंदर जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर आई यूज्ड टू चेक ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन की इसमें कितना टाइम लगा है. अगर 2 मिनट से ज़्यादा लगा है तो क्या अलग कर सकता था मैं कि ये 2 मिनट से पहले हो जाता. एंड डूइंग दैट एक पॉइंट के बाद फिर कंसिस्टेंटली सारे क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर होने लग गए. सो दैट वाज रियली हेल्पफुल. एंड देन अगेन ऑब्वियसली आईएनपीएचओ के अंदर भी सेम चीज़ें हो गई, डिस्कशंस की वजह से पता चला कि सब्जेक्टिवली कैसे लिखना है अच्छे से क्वेश्चंस को, मतलब थॉट्स को आर्टिकुलेट कैसे करना है. देन द सेम फॉर ओसीएससी एंड आईपीएचओ. Great, 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 Radesh. So very good. So mock test plays a very, very important and crucial part in the preparation. Yep. Great. रिदेश, एक सवाल और है जो मैं पूछना चाहूंगा. जब तुम एक्चुअली आईपीएचओ के लिए मतलब गए, तो वहां पे सभी कंट्रीज के बहुत सारे बच्चे भी आए और उनके साथ बैठ के तुम जब अपना कंपटीशन कर रहे थे, कोई खास मूवमेंट वहां पे, मतलब कोई एक्साइटमेंट आई हो, कोई खास मूवमेंट, या और मतलब जब रिजल्ट आया तब वहां पे अनाउंस हुआ कि यस इंडिया के 5 गोल्ड मेडल हैं, कोई खास मेमोरी जो उस वक्त उस मूवमेंट पे आपको लगे कि आपके दिल के बड़ी करीब रहेगी लाइफ लॉन्ग? आई वुड से इस साल तो सबसे मेन और मेमोरेबल मेमोरी तो यही थी कि इंडिया के लिए 5 गोल्ड आए. आई वाज मोर हैप्पी फॉर माय टीम देन माई सेल्फ, एंड इट वाज रियली लाइक गुड टू सी कि कंसेक्यूटिवली 5 मतलब गोल्ड इंडिया से बुलाए जा रहे हैं, एंड लाइक वी आर गोइंग ऑन द स्टेज टेकिंग द मेडल्स एंड ऑल. सो इट वाज रियली गुड. ग्रेट बेटा, वेरी 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 नाइसली सेड. रिदेश, मैं एक छोटा सा ना एक इवेंट आपके साथ भी शेयर करता हूँ, और हमने कई बार इस चीज को बच्चों को यहाँ पे चैनल्स पे भी बताया है कि जब हम नया ओलंपियाड हमने कुछ साल पहले शुरू किया था, मैंने और चंदन सर ने, तो मुझे याद है जब हमें ऐसे ही, जैसे आप 10th में हमारे साथ जुड़े, फिर ऐसे ध्रुव हमारे साथ ऐसे यूट्यूब के थ्रू हमारे पास रीच आउट किया, जुड़ा, हमें लगा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, हमने डायरेक्टली आपकी तरह उसकी भी सीधा आईएनपीएचओ और अगली स्टेजेस की तैयारी शुरू कर दी.
तब मुझे आज भी याद है कि कुछ चाइनीज के एग्जाम होते हैं, है ना, गाओकाओ एग्जाम है और भी चाइनीज लैंग्वेजेस के बहुत अच्छे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं जिनके पेपर्स चाइनीज लैंग्वेज में पब्लिश होते थे। और उस टाइम पे उन पेपर्स को हम इंग्लिश में, मतलब गूगल पे सर्च कर करके चाइनीज में इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको रिकंस्ट्रक्ट करते थे, और रिकंस्ट्रक्ट करके वो पेपर्स करवाए गए थे। और उस साल जो था, मतलब ध्रुव फाइनली आईपीएचओ में गोल्ड लेके आया है। और आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों से कंटेंट उठा के पूरी वेदांतों की टीम ने इतने स्ट्रक्चर्ड वे में इन कोर्सेज को, इस कंटेंट को, इस एग्जाम को बना दिया है, जिससे हर एक एवरेज बच्चा अगर इन एग्जाम्स के साथ, इन कोर्सेज के साथ जुड़ता है तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे रिदेश ने भी जस्ट बोला कि पेपर के अंदर आईएनपीएचओ सेकंड स्टेज की बात हो रही है, एनएससीपी की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो सरप्राइज किया। तो मैं जब रिदेश पलट कर देखता हूँ इस पूरी जर्नी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर हम वो ना करते उस टाइम पे तो शायद आज ये ना होता, आज मैं रिदेश के साथ इंटरव्यू ना कर रहा होता। तो Yep. व्हाट रिदेश आई वांटेड, कि जो मेरा सवाल है वो ये है कि चलो मेडल्स आ गए, कुछ बच्चों के मेडल्स नहीं भी आए, मैं मेडल्स से हटा के अगर आपसे एक बात पूछूं कि व्हाट दिस जर्नी हैज गिवन यू एंड व्हाट दिस जर्नी हैज टॉट यू, कि ये जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्रिपरेशन में लगना और करना। हाँ मतलब बिफोर दैट जो सीपीएचओ वाली बात है, दैट इज लाइक एक्चुअली वेरी ट्रू कि जो ट्रांसलेशन वगैरह उसमें बहुत मेहनत लगती थी। एंड चंदन सर ने वो बहुत ज़्यादा मेहनत लेके ट्रांसलेट करे। जो मैंने आईएनपीएचओ के मॉक्स भी बोले, लाइक 35+ जो दिए थे, उसमें बहुत सारे सीपीएचओ होते थे एंड दे आर लाइक प्रिटी गुड लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम द रिजल्ट्स China gets at the international Olympiad. So they were really good, and it was very hard to translate them for you guys, I guess. But yeah, that was some very critical work. About the journey, I would say ki as such I haven't. I have obviously learned physics and all and a lot of stuff. I've learned to learn. I feel like if I see anything new, I know how to approach it and I know how to learn about it, and I know how to educate myself at this point. Obviously, one always needs a teacher, but I know that if I'm curious about something, I can learn about it myself. ब्यूटीफुल रिदेश, मैं रिदेश तुझे बता नहीं सकता, मतलब मेरे इस वक्त ना गूज़बम्प्स आ रहे हैं जो तूने अभी बोला है ना, मतलब व्हाट यू हैव सेड, इट हैज टच्ड माय हार्ट। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, जैसे अभी रिदेश के शब्द, रिदेश ने क्या बोला कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आई नीड हाउ टू एजुकेट माई सेल्फ, आई नीड, ठीक है टीचर्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई चीज की जरूरत पड़ी तो उससे बाहर कैसे निकलना है, उससे सीखना कैसे और आगे कैसे बढ़ना है, ये मैं सीख गया हूँ। राइट रिदेश? एग्जैक्टली, लाइक फॉर एग्जांपल कल ही मैं मतलब इंस्टाग्राम तो अभी यूज कर रहा हूँ, सो उस पे स्क्रॉल करते करते एक रैंडम कोई तो थ्योरम दिख गई थी मुझे, तो वही मैंने विकिपीडिया पे पढ़ लिया उसके बारे में, देन उसके फिजिक्स के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया, एंड समहाउ मतलब कुछ क्रेजी रिजल्ट्स मुझे मिल गए जो कि लाइक मैं अभी ऐसे अगर किसी फिजिक्स कम्युनिटी में बताऊंगा तो दे वुड बी लाइक वेरी सरप्राइजिंग. सो या आई फील कि यू नो हाउ टू एक्सप्लोर. ग्रेट 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 रिदेश, आई एम वेरी वेरी मतलब टच्ड बाय योर हार्ट्स। और यही बच्चों, हम हमेशा आप सब लोगों को यही बात हर बार कहते हैं कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी का एंड गोल कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है। जब आप इस पूरे प्रोसेस से, प्रिपरेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, आपको जिंदगी में लड़ना आ जाता है। मतलब कल को कोई ऐसी सिचुएशन होगी लाइफ में जब आपको पता होगा कि अब मैं फंस गया हूं और मुझे इससे निकलना है बाहर, तो ये जर्नी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, यार मैं तब भी कर गया था, मैं आज भी कर सकता हूं और इससे बाहर आ सकता हूं। राइट रितेश? यस सर. ग्रेट। सो बच्चों, इस जर्नी को, इस प्रिपरेशन को सिर्फ इसीलिए करिए कि आपको ये लाइफ में हर एक अच्छे मोमेंट, लो मोमेंट, जो एक लाइफ की फिलॉसफी है ऊपर नीचे वाली, उसके अंदर आपको एक वॉरियर बनाती है, लड़ना सिखाती है। तो जैसे ये शुरुआत एक कदम की रिधेश ने किसी टाइम पे की, हमारे साथ जुड़ा, आज ये इतनी लंबी 1000 माइल्स की जर्नी तय हुई है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे, पहले ध्रुव ने भी कभी ऐसा पहला कदम उठाया और आज वो इतनी लंबी जर्नी तक पहुंचा। आज वो एमआईटी बैठ के अपना फिजिक्स के जो उसके ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं।
तो ऐसे ही बच्चों पहला एक कदम है ना उठाना पड़ता है। मैं बार बार बात बोलता भी हूँ कि कृष्ण जी ने भी ये सुदामा को कहा था कि भाई पहला कदम एक आगे बढ़, उसके बाद फिर मैं अपने आप सारी चीजें तेरे लिए कर दूंगा। तो आप एक्स कदम उठाएंगे, वेदांतु और वेदांतु की टीम 5x कदम उठाएगी आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाने के लिए। और जैसा कि मैंने अभी रिधेश को भी बोला है और ध्रुव को भी बोला कि अब हम और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के अंदर आप लोगों को पूरी इस ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो बच्चों देखो दो तरह के यहाँ पे कोर्सेज हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक है हमारा कोर्स जो कि हमारा डिटेल्ड लॉन्ग टर्म है ना, डिटेल्ड लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स के लिए है, जिसे हम बोलते हैं एफपीएम फुल फिजिक्स मास्टरी प्रोग्राम। ये हमारा 2 ईयर प्रोग्राम है। 2 ईयर का मतलब अगर कोई बच्चा अगले साल 2027 में एनएससीपी देना चाहता है और 28 में जेई मेन जे एडवांस या नीट कोई उसका टारगेट है 28 या 29 में, तो वो इस प्रोग्राम के अंदर एसोसिएट हो सकता है। इसके अंदर आपको डिटेल में पूरी फिजिक्स जैसे रिधेश को ध्रुव को आराम से सिखा के डूब के स्कूबा डाइविंग करके सिखाई जाती है, जिसके अंदर सारा आपको हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक्सपोजर मेंस लेवल का, एनएससीपी लेवल का, एडवांस लेवल का एक साथ ही दिया जाता है। स्ट्रक्चर्ड होमवर्क मिलता है और पूरी एचसी वर्मा की कवरेज, साथ में जो कंटेंट एडिशनल असाइनमेंट सब कुछ आपको दिया जाता है। और एनएससीपी के पीवाईक्यूज भी विद सॉल्यूशंस आपको स्ट्रक्चर वे में दिए जाते हैं और आपके ऑल्टरनेट वीक्स में टेस्ट, एनएससीपी पैटर्न्स, एडवांस पैटर्न पूरे स्ट्रक्चर वे में करवाए जाते हैं। आप पूरा इसको आराम से आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स का, ये हमारे लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स के लिए, कोई बच्चा 9th का, 10th का, 11th का मुझे देख रहा है, तो आई विल रिकमेंड आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है इसी वीक, इसी मंथ 30 जुलाई को। कोई बच्चा अगर इस वीडियो को रिकॉर्डिंग भी देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पार्ट निकला होगा वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बाकी आप अपना लाइव लगा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप सिर्फ बैच चाहते हैं तो दिस इज द प्राइस। और अगर आप बैच के साथ साथ जो कंटेंट है जिसे हम तत्व बोलते हैं, उसकी अगर 7 बुकलेट्स की कॉपी, हार्ड कॉपी आप अपने घर पर डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म एसोसिएट होते हैं तो आप लोग भी चाहेंगे कि आपके पास अपनी खुद की एक बुकलेट हो और जिसपे आप अपने सर्कल्स लगा के प्रॉपर अपने सारी रेपोजिटरी बना पाए। तो अगर आप पूरे कंटेंट के साथ, मतलब वो पूरी कॉपीज अगर आपको आपके घर पे डिलीवर कर दी जाए, तो उसके लिए आप हमारा ये कॉम्बो वर्जन भी ले सकते हैं। तो बस ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये सिर्फ आपकी कॉम्बो वर्जन की है। और इसको हम बोलते हैं फुल फिजिक्स मास्टरी, मतलब इसके अंदर सारा मेंस, एडवांस, नीट, एनएससीपी, जो भी आपका आईएनपीएचओ का टारगेट है ना, सारा इसके अंदर केटर होगा। और मैं फिर आपको बता दूं, वंस यू कम इनटू एनी बैच, इफ यू क्वालिफाई एनएससीपी, आगे सभी एग्जाम्स की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड टू एंड सभी स्टेजेस की, वो हमारी ही होगी। और ये हमारे खुद के कोर्सेज हैं, है ना, मेरे और चंदन सर के हैं, और इसके अंदर पूरा आप लोगों को पूरी एंड टू एंड सारी प्रिपरेशन मिलती है। और ऐसे ही अगर कोई बच्चा इस साल एनएससीपी को टारगेट कर रहा है, 2026 में उसका उद्देश्य है कि नहीं यार मुझे एनएससीपी इसी साल निकालना है और मैं अभी 12th क्लास के अंदर हूं, तो इन दैट केस बेटा हमारा एक एनएससीपी का क्रैश कोर्स भी है, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक है, इसके अंदर 2 डेज ए वीक क्लासेस होंगी और 30 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना। और आपको हर एक लेक्चर में एक टॉपिक को क्विकली रिवाइज करवाया जाएगा, थ्रू क्वेश्चंस ही रिवाइज करवाएंगे, कुछ हमारे होंगे, कुछ एनएससीपी के पीवाईक्यूज होंगे, और पूरा फास्ट ट्रैक तरीके से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो 30 लाइव लेक्चर्स होंगे और हर एक वीक में आपका डेली, एवरी वीक यू विल हैव अ टेस्ट, जिसको हम एनएससीपी पैटर्न टेस्ट बोलते हैं। और फिर डेफिनेटली आपका पूरा जो है, और डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर आप एनएससीपी क्लियर करते हैं तो पूरा आईएनपीएचओ आगे तक की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैं रेकमेंड करता हूं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले एक बार कोर्स देख रखा है और एक बार जेई मेन से पहले, 2027 का जो जेई मेन है उससे पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहते हैं। तो 12th या ड्रॉपर्स का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उनके लिए तो ये कोर्स बिल्कुल एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। आपका पूरा फिजिक्स जो है आप बिफोर नवंबर अच्छे से 11th 12th का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में रिवाइज कर पाएंगे। तो क्लास के अंदर आपको 1 शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया जाएगा थ्रू क्वेश्चंस, फिर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेगी और एनएससीपी के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे उस चैप्टर के, ठीक है। और वीक में 2 क्लासेस होंगी, तो उन 2 चैप्टर्स का टेस्ट संडे को होगा। तो इस तरह से पूरा ये आपका कारवां आगे चलता जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए मेरे बच्चों, इसी के साथ आप सबके साथ जो है विदा लेते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगेन वी आर वेरी वेरी blessed today that Ridhesh has spared special time, and thanks to him for coming and joining the session and sharing his experience with all of you people. Thank you so much. कोई और अगर आपकी क्वेरीज है, इनके लिंक्स दोनों कोर्सेज के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपकी कोई और क्वेरी भी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारा एक नंबर भी है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।